नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के यूनिट 4 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यूनिट 4 में आप सभी को पढ़ना है पढ़ने की क्षमता का विकास। इसके अंतर्गत पढ़ने की क्षमता का विकास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक आप सभी के लिए हम आज लेकर आए हैं, वो है बाल साहित्य। जी हाँ, आज आपका टॉपिक है। आज लिखेंगे टॉपिक में आप सभी को लिखना है कि पढ़ना सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य की भूमिका। पढ़ना और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बाल साहित्य। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वो कहा था कि हम बाल साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, तो आप सभी हेडिंग दे दिए होंगे। हेडिंग आप देंगे पढ़ना सीखना सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य की भूमिका। तो हम पढ़ना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में बात करेंगे ही। उसके पहले समझते हैं कि बाल साहित्य होता क्या है, क्योंकि जब तक आप बाल साहित्य को नहीं समझेंगे, आप इसे पढ़ना सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे बाल साहित्य का अर्थ और परिभाषा। बाल साहित्य का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डिफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले लिखना है। तो आप सभी हेडिंग दे दिए होंगे बाल साहित्य का अर्थ और परिभाषा। इसमें आप सभी को लिखना है कि गद्य और पद्य की सरल छोटे छोटे वाक्यों में वे रचनाएं जो बालकों के लिए उपयोगी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाल साहित्य मानी जाती है। यानी बाल साहित्य क्या होता है, गद्य या पद्य की सरल छोटे छोटे वाक्यों में वे रचनाएं जो बालकों के लिए उपयोगी हो, बाल साहित्य माना जाता है। बाल साहित्य में जो है लेखक बालक जैसा स्वयं अनुभव करता हुआ रोचक आकर्षक रचना करता है। बाल साहित्य के जो लेखक होते हैं, यानी कि जो राइटर होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद को बालक जैसा अनुभव करके, खुद को बालक बना करके उसके बाद वैसी रचनाओं को वे रचित करते हैं। इसमें जो है कठिन शब्दावली, लंबे वाक्य या विस्तृत आकार की रचना नहीं होती है। यानी कि जो कठिन वर्ड है, हार्ड वर्ड है, या फिर लंबे लंबे वाक्य जो हो गए, वैसे शब्दों की इसमें जगह नहीं होती है, वैसे शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। जैसे कि आप सभी टीचर बने हैं, तो आप सभी प्राइमरी के टीचर बनेंगे, तो आपको यदि बच्चों को पढ़ाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों के जैसा बन करके तब उन्हें पढ़ाना होगा। जैसा एक राइटर का, जैसा एक लेखक करता है, लेखक क्या करता है, जब बाल साहित्य की रचना करता है, वो तो बालक जैसा अनुभव करके, बालक कैसा अनुभव करेंगे, बालक किन चीज़ों को समझ सकते हैं, उनकी संज्ञानात्मक क्षमता कितनी है, उनकी मानसिक विकास कितना हुआ, इसी को ध्यान में रख करके क्या करता है, वो बाल साहित्य की रचना करता है। चलिए, इसके बाद आप लिखेंगे आप बाल साहित्य का परिचय। हेडिंग आप देंगे बाल साहित्य का परिचय। इसमें आप सभी को लिखना है कि बाल साहित्य का अभिप्राय जो है बच्चों के लिए लिखे जाने वाले साहित्य से है। बाल साहित्य क्या है, बाल साहित्य में आप लिख सकते हैं कि बाल साहित्य हम उसे कहते हैं जो कि बच्चों के अभिप्राय के लिए, बच्चों को ध्यान में रख करके जो साहित्य लिखे जाते हैं, उसे हम बाल साहित्य कहते हैं। इसमें आगे आप सभी को लिखना है कि बाल साहित्य से एक शिशु का प्रथम परिचय लोरियों के रूप में होता है। शिशु जो है पहला कब परिचय करता है, जैसे कि जब उसकी माँ जो है उसको लोरी सुनाते सुनाते उसे सुलाती है या उसे निद्रा दिलाने का प्रयास करती है, तो बालक क्या होता है, लोरी सुनते सुनते सो जाता है। तो उसका पहला परिचय कहाँ होता है, वही उसका क्या है, बाल साहित्य, जो कि लोरी के रूप में उसे पहला परिचय होता है एक बालक को। बाल काव्य के जो है, बाल काव्य के श्रव्य रूप में उसके प्रथम किंतु प्रज्ञार जो है परिचय का सूचक है। जिसे हम लोरी से लोग सुनते हैं बचपन में, बच्चों को सुनाया जाता है।
उसके बाद जो है बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो पहले तो बचपन में बच्चा लोरी सुनता है, लेकिन थोड़ा उससे बड़ा होता है तो क्या करता है, वो कहानी सुनने के लिए अपने नानी दादा दादी को जो है पुनः घेरता है और दादा और उसके नाना नानी की से उसे कहानियाँ सुनाई जाती है। कहानी प्राय कैसे शुरू होती है, आप सभी को भी याद होगा, आप सब कहानी सुनते होंगे। तो एक था राजा एक थी रानी से शुरू होने वाली कहानी जो है, इस कहानियों को हम क्या कहते हैं, बाल कथाओं के श्रव्य रूप में हमें उसका परिचय प्राप्त होता है। यानी पहले बच्चा तो लोरी सुनता है, उसके बाद जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका परिचय कहानियों से होता है, और कहानी में एक राजा रानी की कहानी से उसकी दिनचर्या शुरू होती है, उसका दिनचर्या स्टार्ट होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि पढ़ना लिखना शुरू करने से पहले ही बच्चों का जो है बाल साहित्य से गहरा जुड़ाव हो जाता है। हमने यहाँ क्या देखा, जो बाल साहित्य है, जो पढ़ना और सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया हो रही थी, तो पढ़ना वो लिखना शुरू करने से पहले ही उसका जुड़ाव किससे हो जाता है, उसका जुड़ाव बाल साहित्य से हो जाता है। यानी कि बच्चा अब स्कूल में नहीं गया है, उसके पहले से वो बाल साहित्य से जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है, वो सर्वप्रथम लोरी से जुड़ता है, उसके बाद उसकी दादी नानी की कहानियों के माध्यम से वो बाल साहित्य से बच्चे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यदि हम हिंदी के बाल साहित्य की बात करें तो हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में बाल साहित्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। कुछ यदि हम बाल साहित्य के उदाहरण की बात करें, नाम की बात करें, तो उसमें आपका नाम है पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित सागर, जातक कथा इत्यादि। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि भरी पड़ी है। हमने जो है पंचतंत्र के ऊपर और आपके जातक कथा के ऊपर ही वीडियो बना रखा है, जो कि बीएड प्रथम वर्ष के प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है, जहां जाकर के आप पंचतंत्र की कहानियां और जातक कथा के बारे में जो वीडियो अपलोड किया गया उसे भी आप देख सकते हैं। क्योंकि यह पाठ्यक्रम बीएड का है, इसलिए बीएड के प्लेलिस्ट में उसे अपलोड किया गया है, और आपकी सुविधा के लिए उसका जो लिंक है वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, जिसे भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे इसमें आप सभी को लिखना है। यदि हम इसी तरह कहानियों की बात करें तो ऐसी कथा साहित्य जो है भारत के परिदृश्य में इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे भारत में जो है लोक कथाओं की एक लंबी श्रृंखला हमारे पास है। लोक कथाओं की बात करें, हम फोक स्टोरी की बात करें तो इसकी बहुत लंबी श्रृंखला हमारे पास वर्तमान में मौजूद है, जिसमें जो है पशु पक्षी, परी, दानव, देवी देवता, महापुरुष और लोक जीवन से संबंधित बहुत सारे कथा प्रसंग जो है, कहानियाँ जो है हमें हमारे समाज में बताई गई है, हमें सुनाई जाती है। तो भारत में ये परंपरा जो है बहुत पुराने से सदियों से चली आ रही है। इसमें आगे आप लिखेंगे, कविता कहानी बच्चों के बीच जो है सर्वाधिक लोकप्रिय विद्याएं होती है। बच्चे सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, बच्चे जो है कविता और कहानी सुनना सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा पसंद किया जाता है। बच्चे जो हैं कविताओं को जो है कंठस्थ याद भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कविताएं सबसे ज़्यादा पसंद आती है और उनके मन को छू लेती है और उनके जुबान पर भी चढ़ जाती है। जुबान पर चढ़ने का अर्थ क्या हुआ, उन्हें इतना पसंद आता है, उन्हें इतना मन को भाता है कि वो कविताएं उन्हें याद हो जाती है और उन्हें पसंद भी आने लगती है। अब हम बात करते हैं आपके वर्तमान परिदृश्य की, क्योंकि बाल साहित्य की परंपरा तो हमने देखा कि सदियों पुरानी हमारे देश में रही है। यदि हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें, आज के समय की बात करें, तो बाल साहित्य की एक लंबी परंपरा होने पर भी आज का जो बाल साहित्य है वो कई अर्थों में पुराने बाल साहित्यों से बिल्कुल अलग है। यानी कि आज से जो है 1000 साल पहले, 500 साल पहले जो बाल साहित्य रचे गए थे वो उस समय के परिदृश्य को ध्यान में रखकर रचे गए थे, और आज की जो बाल साहित्य रची जाती है, आज के जो बाल साहित्य बच्चों के द्वारा निर्माण किए थे वो आज के परिदृश्य को ध्यान में रख करके इसकी रचना की जाती है। क्योंकि परिवर्तन जो है हर जगह होता है, देश में हुआ है, वर्तमान समय में हुआ है, तो आज के बाल साहित्य को जो है आज के बदलते समाज के अनुसार
रचा जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ बाल साहित्य ही नहीं, आज का जो है बच्चे भी जो हैं, आज के जो चिल्ड्रन होते हैं, आज के छोटे बच्चे होते हैं, वो 50 साल के बालक जैसा नहीं रहे हैं। यानी कि आप अपना बचपन याद कीजिए और आज के बच्चों का बचपन देखिए, आप खुद अनुमान लगाएंगे कि दोनों में बहुत अंतर है। तो आप जो बाल साहित्य आप बचपन में पढ़े थे और वर्तमान में जो बच्चे हैं उनके बाल साहित्य में अंतर है। तो अभी जो आप बाल साहित्य चूज करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आज के परिदृश्य के अनुसार ही उन्हें पढ़ाना है, तभी जा कर के सब चीज़ों का उद्देश्य सार्थक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आपके बचपन में विज्ञान जो है उतना तरक्की नहीं किया था जितना कि आज कर रहा है। तो हम यदि आज के बच्चे की बात करें, आज के परिदृश्य की बात करें, तो उन्हें आज के बच्चे के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो हर चीज़ें क्या कर सकते हैं, वो खुद से सर्च कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन में ICT का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम बाल साहित्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, बाल साहित्य को पढ़ाएंगे, तो आज के परिदृश्य को ध्यान में रख करके, आज के जो टेक्नोलॉजी का युग है उसको ध्यान में रख करके तब सब बच्चे को जो है हम भाषा का अध्ययन कराएंगे। आज के परिदृश्य में जो बाल साहित्य की रचना हुई है उसका अनुरूप जो है हम बच्चों को सब चीज़ें बताएंगे, उन्हें पढ़ना सिखाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि आज के बालक का एक अपना एक निजी संसार है, यानी कि उनका एक पर्सनल वर्ल्ड है। इस संसार में जो है उसके अपने सपनों का कलरव होता है, उस संसार में जो है उसके अपने व्यक्तित्व और अस्मिता का जो है ज्योतिमय छटा होती है। आज का बच्चा जो है सिर्फ यही सोचता भी है और विभिन्न मुद्दों पर जो है अपना स्वतंत्र मत भी रखता है, और उस मत को लेकर वो बड़ों के साथ बहस करने में भी पीछे नहीं रहता। यानी बहस करने का अर्थ क्या हुआ, आज का बच्चा के पास क्या है, सारी सुविधाएं है, ICT है, इंटरनेट है, तो वो सब के माध्यम से जो चीज़ आप क्लास में बच्चों को बताएंगे वो क्या करेगा, वो खुद से भी सर्च कर सकता है, सबको देख सकता है। यदि आपके द्वारा कुछ गलत बताई गई, कोई चीज़ें गलत बताई गई है या बच्चा को लगता है कि ये गलत है, तो खुद से भी वो सर्च कर सकता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है, वो आपसे इस मैटर पर वो डिस्कशन कर सकता है, बातचीत कर सकता है। तो क्योंकि उसके पास क्या है, संचार माध्यम की प्रगति से उसके पास ICT है, उसके पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सब चीज़ें आसानी से प्राप्त कर सकता है, और वो क्या कर सकता है, सब चीज़ों पर बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन कर सकता है, बेहतर तरीके से वो बातचीत कर सकता है। आज का बच्चा जो है अपने अधिकारों के लिए भी सचेष्ट यानी कि जागरूक है, और अपने दायित्व बोध से पूर्णतः अवगत है, और बदलाव की दिशा में भी वो हमेशा अग्रसर है। आज के समय में जो बाल साहित्य लिखा जा रहा है वो कैसे लिखा जा रहा है, वो 2 प्रकार का लिखा जा रहा है, एक पारंपरिक और दूसरा आधुनिकतावादी। यानी कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में जो बाल साहित्य की रचना की जा रही है वो 2 प्रकार से की जा रही है। पहला पर की जा रही है आधुनिकतावादी यानी कि जो वर्तमान का भी समय है, जो आधुनिक युग है, जो मॉडर्न युग है, उसके अनुसार की जा रही है। और दूसरा पर किया जा रहा है परंपरावादी यानी कि पारंपरिक, जो पुराने से ट्रेडिशनल के रूप में चले आ रहे हैं उसको। क्योंकि हमको दोनों चीज़ का बच्चों को ज्ञान कराना है, उन्हें आधुनिकतावादी भी बनाना है और अपनी परंपरा के बारे में भी उन्हें ज्ञात कराना है। यदि हम पारंपरिक बाल साहित्य के अंतर्गत देखें तो वह बाल साहित्य आता है जो भाव अथवा शैली या किसी भी दृष्टि से अपनी पूर्व परंपरा से जो भिन्न नहीं है। वहीं देश प्रेम, विद्यालय, तितली, चिड़िया, हाथी, बादल, पानी, होली, दिवाली जैसे विषयों पर लिखी जाने वाली घिसी पीटी शैली की रचनाएं। यानी आप पारंपरिक में क्या लिख सकते हैं, पारंपरिक में क्या क्या आता है, वही जो पुरानी कहानियां हैं, जो परंपराएं हैं, होली, दिवाली की, हाथी, बादल, पानी, इस सब पर क्या होती है, कहानियां जो है उसमें लिखी रहती है, रची रहती है, जिससे भी आपको बच्चे को पढ़ाना है। आप कहोगे पालक, ठीक है। और दूसरा पे क्या था, दूसरा आपका था आधुनिकतावादी। तो आधुनिकतावादी में क्या आता है, यदि हम आधुनिकतावादी की बात करें तो आधुनिकतावादी में हम आधुनिकतावादी के बाल साहित्य में वो सभी चीज़ आती है जो हमें नवीन
मौलिक और आधुनिक दृष्टि से परिपूर्ण होती है। वह साहित्य जो कहते हैं वो मूल्य परक होती है। इसमें आधुनिक जीवन का सफल समाहार होता है। गुणवत्ता की दृष्टि से भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसमें जो है नए विषयों को नए शिल्प में प्रस्तुत करने के साथ साथ यह बच्चों के मन को मोहने योग्य भी बनाया जाता है। इसमें जो है कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, नाटक, जीवनी इत्यादि विविध विधाओं में यह श्रेष्ठ बाल साहित्य के रूप में आज के समय में प्रकाशित होता है या पब्लिश होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो दो बाल साहित्य जो है वर्तमान में चल रहे, एक आपका है आधुनिकतावादी और दूसरा आपका है पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल जो पहले से चला है। तो उन दोनों के रूप को हम देखते हुए, दोनों को पढ़ते हुए उसके अनुसार हमें क्या करना है, पढ़ना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हमें उन दोनों साहित्यों का प्रयोग करना है। यानी कि आप कह सकते हैं आपको बच्चों को क्या करना है, दोनों चीज़ बतानी है। उन्हें आधुनिकतावादी बनाना है यानी कि वर्तमान में जो चीज़ चल रही है उसके बारे में भी उन्हें ज्ञान देना है, और साथ ही साथ जो हमारी परंपरा रही है, जो हमारा ट्रेडिशनल रहा है, उसके बारे में भी बच्चों को ध्यान आकृष्ट करना है। इसके बारे में भी उन्हें बच्चों को बताना है। यदि हम हिंदी बाल साहित्य की विकास की गति पर दृष्टिपात करें यानी कि इसके विकास पर हम नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि आधुनिकता की अवधारणा जो है अपने विशिष्ट अर्थ में पिछले 2 दशकों से खुलकर सामने आई है। या आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जो है जो बाल साहित्य लिखा गया है, जो बाल साहित्य की रचना की गई उसके विषय और शैली जो क्या है वह अपने पूर्ववर्ती यानी कि अपने जो ट्रेडिशनल तरीका जो उसका था उससे वो भिन्न है, उससे वो अलग है। तो आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितने भी बाल साहित्य लिखे गए हैं, जो बाल साहित्य की रचना की गई है, वो सभी कहीं ना कहीं आधुनिकता से लबरेज हैं, आधुनिकता की श्रेणी में उन्हें रखे गए हैं। आप इसे कोई आपसे कहे कि वो टाइम पीरियड कब था जब दोनों को डिवाइड किया गया, दोनों को बांटा गया, यानी कि आपका आधुनिकतावादी का जो बाल साहित्य था और जो आपका पारंपरिक बाल साहित्य था, तो दोनों को यदि हम डिवीज़न की बात करें, उसके बांटने की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी जब से देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जितने बाल साहित्य रचे गए वो सभी क्या होते हैं, वो सभी आधुनिकतावादी समझ सकते हैं कि आप उन्हें कंटेम्प्रेरी में रखा जाता है, मॉडर्न में रखा जाता है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले के जो बाल साहित्य हैं उन्हें हम पारंपरिक या ट्रेडिशनल बाल साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। तो इन दोनों का प्रयोग करके, इन दोनों बाल साहित्यों का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, बच्चों में जो है पढ़ना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उन्हें बेहतर तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो वीडियो था इससे संबंधित जो है कई तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आप नोट आउट कर लीजिए जो कि परीक्षा में पूछा भी गया था पिछले साल, शायद इस बार भी में भी पूछा जाए। वो प्रश्न यह है कि बाल साहित्य से क्या तात्पर्य है, और हिंदी में बाल साहित्य का परिचय दीजिए। ऐसे ही प्रश्न आ सकता है, या ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है कि बाल साहित्य का अर्थ और परिभाषा दीजिए। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको लिखवाया था कि बाल साहित्य का अर्थ और परिभाषा, तो इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। या प्रश्न ये भी आ सकता है कि बाल साहित्य से आपका क्या तात्पर्य है, या फिर हिंदी में बाल साहित्य का क्या अर्थ है। तो इस तरह का प्रश्न है। या फिर ये भी प्रश्न आपका आ सकता है कि पढ़ना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य की भूमिका का वर्णन करें। तो कैसा भी प्रश्न आए आप बेहतर तरीके से अपना उत्तर दे सकते हैं। यदि इस वीडियो से आप नोट्स तैयार किए हैं और बेहतर तरीके से आप वीडियो को वॉच किए हैं तो आप अपनी परीक्षा में जो है इसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड FN के बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।